हाय फ्रेंड, साइकोलॉजी की एक और सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक सीरीज आपको करवाई है दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो सभी प्रकार के कंपटीशनों में पूछे गए हैं। सभी कंपटीशनों का निचोड़ मैं लेके आया हूँ। कम से कम आपको 1000 से भी अधिक साइकोलॉजी की क्वेश्चन करवा दूंगा जो हर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ रीट के लिए ही नहीं, सी टेट हो या एम पी टेट हो, यू पी टेट हो, कोई सी भी टेट हो दोस्तों, साइकोलॉजी सब में सेम है लगभग लगभग। और सारे क्वेश्चन मैंने इसमें जोड़े हैं सभी कंपटीशन के आए हुए। तो दोस्तों ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाएंगे आने वाले समय में। क्योंकि सिलेबस सीमित है दोस्तों, सिलेबस वही है, बस क्वेश्चनों का तरीका बदल जाता है, थोड़ा सा घुमा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधा वैसा ही उठा के दे देते हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने, भीतरी शक्तियों की बात किसने की है दोस्तों? पेस्टालोजी ने। उभारने की प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमताओं की बात किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। मनुष्य के अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। दोस्तों अवलोकन विधि का प्रयोग मनोविज्ञान में करते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। बच्चों के व्यवहार के आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो अवलोकन विधि होती है उसको। शिक्षण से अधिगम पर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों ये सही हो सकता है। रटने पर तो रटने की बात करता नहीं है। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ये भी सही नहीं है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित, ये भी गलत है। इस प्रकार की अगर आपको ऑप्शन दिखे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही गलत हो जाते हैं। परिणामों पर केंद्रित, तो शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका है जो कक्षा में अपने आप से कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर यह आधारित है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारी। क्योंकि वो बच्चों की सक्रिय भागीदारी चाहती है, इस वजह से वो खुद क्वेश्चन तो दे देती है पर उसका आंसर खुद नहीं बताती। वो बच्चों को समूह में बिठा देती है और उनसे चर्चा करने को बोलती है कि आप विचार करो इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या चाहती है? सक्रिय भागीदारी। प्रश्नोत्तरी विधि का जनक, तो प्रश्नोत्तरी विधि का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, सुकरात को प्रश्नोत्तरी विधि का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी विधि को, प्रश्नोत्तरी विधि को ही हम सुकराती विधि भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से ज्ञात ये होता है दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ये नहीं होता है दोस्तों, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ये होता है। ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और पूर्ण से अंश की ओर ये भी होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। एक अध्यापक एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर द हाँ, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की भिन्नताओं और शिक्षाओं की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है।
ये भी गलत बात है, उपेक्षा कर रहा है यहाँ पे। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण नहीं करता, तो ये भी गलत बात है। नहीं करता, उपेक्षा करना, रटना, ये शब्द अगर आपको दिख जाए तो देखते ही डिलीट कर देना है दोस्तों। सी टेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। तो दोस्तों उपेक्षा करना, नहीं और रटना ऐसे शब्द हमेशा नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। इस वजह से इनका ऑप्शन आपको देखते ही गलत कर देना है। आपसे पूछ रहा है कि कार्य पूरा नहीं कर सकता, तो आपको देखते ही कुछ ऑप्शन डिलीट कर देने हैं दोस्तों। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। दोस्तों प्रेरणा शब्द का प्रयोग हुआ है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ना दोस्तों। सी टेट में चाहे रीट में हो, साइकोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्तों। एक बार में तो समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनको दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कार्य नहीं कर, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, तो दोस्तों ये कार्य तो करना चाहिए। क्योंकि आप अगर कक्षा में कोई कार्य करवाना चाहते हो और उसको स्पष्ट, जैसे आप कक्षा में कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हो, उससे पहले अगर आप बच्चों को नहीं बताओगे कि आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे, तो बच्चे उसकी तैयारी करके नहीं आ पाएंगे क्लास में। तो ये तो होना चाहिए। शिक्षा को सामाजिक कार्यों में भाग शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए दोस्तों, देने चाहिए। इससे उनके सामाजिक गुणों का विकास होता है। इनामों का प्रलोभन, दोस्तों इनाम ये लोभ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कार्य नहीं करना चाहिए पूछा था उसने। बालक को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जरूर करने चाहिए। बालक को मौके देने चाहिए, उनसे उनका प्रोत्साहन होता है, उनमें आंतरिक भी प्रेरणा बढ़ती है। अगर कोई बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन दिया, अगर उसने स्वयं से उसका आंसर निकाल लिया, तो उसके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। तो शिक्षा के प्रति सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात कर, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना, व्यक्ति गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान नहीं करती है दोस्तों। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों की बात जहाँ आ जाए, वहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दो हो जाएगा। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप द ऑप्शन, पशुओं पर प्रयोग करने में। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग पशुओं से संबंधित नहीं है दोस्तों। मनोविज्ञान की अगर बात की जाए, ये शिक्षा शब्द अगर ना हो, मनोविज्ञान की बात की जाए, तो इसमें पशु और मानव दोनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पर जब शिक्षा की बात आ जाए, शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसमें सिर्फ मानव के ही व्यवहार की बात की जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। मनोविज्ञान के अंदर औद्योगिक ये आता है, राजनीतिक मनोविज्ञान ये नहीं आता है, विकृत या क्लिनिक मनोविज्ञान ये भी आता है, असामान्य मनोविज्ञान ये भी इसकी शाखा है, ये क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने इसी प्रकार से मैंने सी टेट में 30 में से 27 अंक प्राप्त किए थे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो दोस्तों साइकोलॉजी आपको इस प्रकार से तैयार करवा दूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा
जिनसे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न परीक्षा में पूछा जाता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। साइकोलॉजी इतनी टफ नहीं होती दोस्तों, क्योंकि मेरे जैसे बददिमाग आदमी अगर 30 में से 27 नंबर ला सकते हैं तो शायद आप तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, आप बेहतर नंबर ला सकते हो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। ये जो मैं साइकोलॉजी की सीरीज लाया हूँ, इसकी जो वीडियो है आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको भी पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना आप जाना मत, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए ही ये मेहनत कर रहा हूँ मैं अपना टाइम निकाल कर। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। आपको ये परिभाषा तो याद होगी सही, क्योंकि ये बहुत कॉमन परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शैक्षणिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों से शैक्षिक वातावरण में। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी बात करता है? शैक्षिक वातावरण की। पहली बात तो ये अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों से। दोस्तों ये दो शब्द जहाँ दिख गए, समझ लो वो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में 100% सत्य और सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा। यह केवल विज्ञान का अध्ययन है, ये तो बात गलत हो जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान केवल सूचनाओं, जहाँ केवल शब्द आपको दिख जाए दोस्तों, जहाँ केवल शब्द आपको दिख जाए वो ऑप्शन देखते ही डिलीट कर देना है, देखते ही काट देना है आपको। आप देख पा रहे हो कि यहाँ तीनों ऑप्शनों में तो केवल दे रखा था इन्होंने। केवल शब्द अगर दिख जाए तो आपको वो क्वेश्चन डिलीट कर दे, वो ऑप्शन डिलीट कर देने हैं दोस्तों। जो बचेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल, नहीं, जो नकारात्मक शब्द होते हैं, अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से प्रकृति है, सत्य कथन पूछ रहा है, तो आपको किस प्रकार के क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो डिलीट कर देने हैं दोस्तों। ये ध्यान योग्य बातें हैं। इन्हीं बातों से दोस्तों सीटेट क्लियर होती है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, सीटेट में क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाते। ये नहीं पूछेगा कि प्रोबेल विधि कब दी गई, इसके जनक कौन है। क्वेश्चन आएंगे इतने बड़े बड़े कथन की तरह, उनमें कुछ फैक्ट दिए होंगे जो वो आपको करने होंगे, समझने होंगे दोस्तों। क्योंकि सीटेट समझदारी से ही क्लियर होती है दोस्तों, पढ़ने से क्लियर नहीं होती है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, पढ़ने से क्लियर नहीं होती है। पढ़ोगे अच्छी बात है, पढ़ना हमारा कर्म है, करना पड़ेगा, पर समझदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। दिमाग से ही काम लेना पड़ता है पेपर में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है, तो दोस्तों वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाही, ये शब्द गलत, उपेक्षित बना देता है, ये गलत। वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, ये शब्द गलत। देख रहे हो ना आप दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से ऑप्शन डिलीट करने हैं। ये बात फैक्ट है, आप चिपका लेना दिमाग में। इस प्रकार से आपको राइट आंसर करना है। मैं दावे से कहता हूँ 30 में से 25 प्लस ही अंक आएंगे अगर आपने इस प्रकार से किया तो। वह अध्यापक को अधिगम के नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। दोस्तों कैसी सीरीज लग रही है आपको ये, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ काम की ही बात होगी दोस्तों। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त, दोस्तों एक फैक्ट ये, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बच्चों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? किस प्रकार की समस्या? शैक्षिक समस्या। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कान, नाक, मुंह, जबड़े, इनकी बात शैक्षिक समस्या के अंदर नहीं की जाएगी। पहला बात तो ये। मानसिक सक्रिया का कम, ये भी ऑप्शन डिलीट। व्यवहार एक सामाजिक बुद्धि में कमी,
ये भी गलत। अब इसका भाषा को बोलने में असामान्य का होना। शैक्षिक समस्याओं का मतलब भाषा को बोलने में असमस्या होना, पढ़ने में असमस्या होना, पाठ्यक्रम को समझने में असमस्या होना। ये किसके अंदर आएगा? ये शैक्षिक समस्या के अंदर आएगा दोस्तों। समस्यात्मक चीज़ अलग होती है, समस्यात्मक बालक अलग होते हैं, उनकी कुछ अलग समस्याएं होती है। पर शैक्षिक समस्या की अगर बात आ जाए तो समझ लो वो शिक्षा से संबंधित और पढ़ाई से संबंधित ही बात होगी। आप समझते चलना दोस्तों। मेरा मकसद सिर्फ ये क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपको 25 से प्लस अंक किस प्रकार से लाने हैं ये मैं आपको बताता चलूँगा। मेरे खुद के भी 30 में से 27 नंबर आए हुए हैं। मैंने किस पद्धति को अपनाया है दोस्तों, आप उस पे चलोगे तो मैं दावे से कहता हूँ आपके भी उतने ही अंक आएंगे। हो सकता है 30 में से 30 भी आ जाएं किसी के। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, व्यक्तिक मनोविज्ञान ये नहीं आता, जबकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आता है, असामान्य मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। निम्न में से मनोविज्ञान का संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से होता है दोस्तों, शिक्षण से होता है। कक्षा कक्ष के वातावरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विद्यार्थी से, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द। 1, 2, 3 और 4 सारे ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो इनके अनुसार विषय वस्तु को नाभीय केंद्र इन्होंने नहीं माना है दोस्तों। अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, ये इन्होंने केंद्र मानी है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, गलत। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, शिक्षा मनोविज्ञान मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, शैक्षिक परिस्थितियों की ही बात करेगा वो। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति, ये आप रट लेना। क्वेश्चन घूमेंगे आएंगे पेपर में, मैं दावे से कहता हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेथड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे, आते रहेंगे, आप करते रहना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, सही नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता। तो दोस्तों नहीं शब्द आ गया, तो इसका पहला ही आंसर राइट हो जाएगा और सही है। आप ये भी पढ़ लेना, वीडियो को पुश करके आप ये जो सही सही है ये 3 भी आप याद कर लेना, पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान करता है। शिक्षा की बात हो रही है केवल, खत्म, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द। वीडियो कैसी लगी और आपको जो मैंने बताया वो आपको विशेष दिमाग में चर्चा करने की बात है, खुद उसको समझने की बात है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं हर प्रकार से तैयारी करवा सकूँ। पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो मैं वो टॉपिक आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं वो टॉपिक भी करवा दूंगा आपको। पर आप दोस्तों कमेंट नहीं करोगे जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बताना, नहीं लग रही है तो ये भी मुझे बता देना, ताकि मैं इसे जहाँ का जहीं रोक दूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।